नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे टेलीविजन पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान श्री अमिताभ कांत, भारत के सुपरिचित ब्यूरोक्रेट, पॉलिसी मेकर, जो आजकल G20 के शेरपा हैं। पर आज जिस बात पे हम इनके साथ बातचीत कर रहे हैं वो इनके दिल के बहुत करीब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2014 में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड एक कार्यक्रम शुरू किया, उसके खास निर्माताओं में से अमिताभ जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आज लगभग 10 वर्ष हो गए हैं इस कार्यक्रम को, और जब ये 10 वर्ष पहले शुरू हुआ था तो एक बहुत ही खूबसूरत मैकेनिकल शेर हमने देखा था और लोगों ने कहा कि ये क्या चीज है, कौन सी नई चिड़िया भारत बना रहा है। पर 10 साल हो गए हैं, बहुत क्षेत्रों में हमने काफी काम किया। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस कार्यक्रम से आज उपलब्धि क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुई, 1500 लॉ स्क्रैप हुए, रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स बहुत आसान हुए। न केवल सेंटर में स्टेट्स ने भी काफी कार्रवाई की, स्टेट्स की रैंकिंग हुई उसकी वजह से। और दूसरी चीज जो हुई कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेजीम पूरे ईज अप हुई। करीब 98% जो FDI आता है देश में वो ऑटोमेटिक रूट से आता है, आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी होती है। और तीसरी चीज जो हुई कि पेटेंट रिजीम में हमने बहुत सारे एग्जामिनर्स रखे, चीफ एग्जामिनर्स लिए गए, और जिसकी वजह से पेटेंट अब हम उसी स्पीड से देते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और जापान पहले 7-7, 8-8 साल लगते थे, अब खटाखट देते हैं उसी स्पीड से जिससे USA और जापान देता है। चौथी चीज जो हुई है कि हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाए कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, और जब बढ़ाते जाएंगे उस टारगेट के हिसाब से तो आपको एक प्रोडक्शन की इंसेंटिव मिलेगी। और उसकी वजह से अब देखते हैं तो जैसे मोबाइल फोन है, हम करीब 4 साल पहले 81% मोबाइल्स हम इंपोर्ट करते थे, सारा का सारा विदेश से आता था। अब हम ना केवल 100% जो हमें डोमेस्टिक रीजन में आवश्यक होता है सारा हम डोमेस्टिकली अपने देश में बनाते हैं, बल्कि हम 25% अपने मोबाइल जो बनाते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। और यही टेलीकॉम सेक्टर में हुआ है, और यही मेरे विचार से अब ऑटोमोबाइल सेक्टर जो देखते हैं वहाँ पहले, अब देखिए होंडा की जो नई गाड़ी है एलिवेट, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं जापान, जहाँ की वो कंपनी है। और इसी तरह जिमी जो SUV जो मारुति ने बनाई है वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और Hyundai अपना करीब 35 से 40% प्रोडक्शन जो है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उन्होंने हिंदुस्तान को अपना प्रोडक्शन हब बनाया है। और अभी टोयोटा नई मैन्युफैक्चरिंग जो करने जा रहा है कर्नाटक में, और मारुति सुजुकी जो गुजरात में करने जा रहा है, वो ना केवल डोमेस्टिक के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए है। और मेरा जो विश्वास है कि आगे चल के हम साइज और स्केल लाएंगे, और जो PLI की वजह से न केवल मोबाइल में हुआ है बल्कि वो होगा एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज में होगा, वही चीज होगी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और वही चीज होगी आपकी सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन में। और इन सारी चीजों में आप देखिएगा एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। किसान का बेटा चाहता है कि उसको नौकरी लगे, वो चाहता है कि उसका जीवन और जीवन शैली भी अच्छी रहे, शहर में रहे, एक अर्बन लाइफस्टाइल मिले। पर खेती बाड़ी में उतना पैसा नहीं है। रास्ता नौकरी का है, और रास्ता तभी बन सकता है जब बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, प्लांट लगेंगे। तो इस मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव से, मेड इन इंडिया से धरातल पे, जमीन पे हकीकतन लोगों को नौकरी के दृष्टि से कैसे फायदे होंगे? देखिए, नौकरी तभी लगेगी जब हमारे यहाँ लार्ज कंपनीज आएंगी। और लार्ज कंपनीज का मतलब, जब मैं कहता हूँ बड़ी कंपनियां आए और वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है। तो टायर 2 प्रोड्यूसर आता है, टायर 3 होता है, MSMEs आते हैं, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज आते हैं, वो फिर सप्लाई करते हैं, और फिर वो आगे, जैसे सुजुकी जब आया तो उसके साथ साथ बहुत सारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स आए। उस गुरुग्राम में तो बहुत इतनी कंपनीज बन तो गई। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 3 या 4 या 5 साल लगते हैं कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए हमें शुरू में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी जरूरी है, और फिर उसके साथ उसका इकोसिस्टम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का यहां बिल्डअप करना चाहिए। उसमें 3-4 साल लगते हैं। और ये जब आप देखिएगा कि इन सारे क्षेत्रों में
जब ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तो आगे चल के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं होगी और यहीं से हम एक्सपोर्ट करेंगे आगे चल के। तो मुझे जो लग रहा है कि सारे सनराइज एरियाज ऑफ ग्रोथ हैं, जो आपकी नई जॉब्स आएंगी वो सारी सनराइज एरियाज ऑफ ग्रोथ में आएंगी और वहीं हमारा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने का, वहीं हमारा पोटेंशियल है वैल्यू ऐड करने का, जैसे कि सैमसंग ने किया है हिंदुस्तान में, जैसे कि एप्पल ने किया है हिंदुस्तान में, जैसे कि बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज ने किया है हिंदुस्तान में। तो वही हमें करने की आवश्यकता है। आपके ऑटोमोबाइल देखिए, आपका 50% मैन्युफैक्चरिंग तो पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है, पर इन सब क्षेत्रों में एक डिसरप्शन हो रहा है। अब आप कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रहे हैं, तो टाटाज ने जो मैन्युफैक्चरिंग किया इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो अब आगे बढ़ गए, उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज्यादा बिकती है। अब महिंद्रा आ रहा है अपना ईवी प्लेटफॉर्म से, वो 5 या 6 नए मॉडल्स निकालेगा 2025 तक। इसी तरह सब लोग अब इलेक्ट्रिक, आप स्टार्टअप्स को देखिए, सारे के सारे 2 व्हीलर्स में जा रहे हैं, वो तो सारा एथर को देखिए, ओला को देखिए, ये सारा का सारा डिसरप्शन ला रहे हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग। और तकनीक अगर बदल रही है तो कोई बात नहीं, प्लांट तो उसके लिए भी चाहिए, नई तकनीक के लिए भी प्लांट चाहिए। ये 15-20 साल पहले जब विदेशी कई बारी भारत में आते थे, हम भी मिलते थे, तो वो कहते थे यहाँ पे प्लांट लगाना चाहते हैं पर दिक्कत है, पोर्ट से कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये जो पिछले कुछ सालों में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना भारी भरकम पैसा डाला है और कई बार ये लगता है कि हाईवे जा रही है, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, क्या इस सब से भी इस मैन्युफैक्चरिंग को फायदा हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स बहुत हाई था, वो बहुत गिरा है। भारत में पिछले 5 सालों के अंदर करीब 600% का इंक्रीज एलोकेशन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस हुआ है 1% से 4.5% आपकी जीडीपी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रही है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से नई सड़कें बनी हैं, नई पोर्ट्स बने हैं, नए एयरपोर्ट्स बने हैं, और फिर उसको कई जगह एसेट मोनेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर आया, ऑपरेशन मेंटेनेंस ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो ये जो नए, मैं तो कई बार यूरोप गया तो मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की जो एक्सप्रेसवेज हैं, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, उनसे बहुत बेहतर हो गए हैं। और मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत रिजल्ट्स देगा। इसका इम्पैक्ट जो होगा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में, इसका जो इम्पैक्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग में, वो बहुत जबरदस्त होगा। आपने कई क्षेत्र गिनाए जिनमें हम काफी आगे बढ़े हैं, और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की। जेवर में एक बहुत बड़ा नया एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में जल्दी शुरू होगा, उसके कारण भी बदलाव आएंगे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, क्योंकि 10 वर्ष हुए हैं इस कार्यक्रम को और आपने काफी इसमें काम किया। आपको क्या लगता है कि हम और कितनी बड़ी इसमें प्रगति कर सकते हैं? देखिए, बहुत प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत डिसरप्शन हो रहा है दुनिया में। वो हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह, वो हो रहा है साइबर सिक्योरिटी की वजह से, वो हो रहा है इंडस्ट्री 4.0 की वजह से। हमें क्या करना है कि टेक्नोलॉजिकली लीपफ्रॉग करना आवश्यक है। सब लोग एक लेवल पे हैं, जो टेक्नोलॉजी को उपयोग करके आगे जंप करेगा वो आगे बढ़ेगा। जिस तरह से टाटाज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आगे जंप लिया है, उसी तरह अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन में आगे लेकर जंप लें, उसी तरह हम सेमीकंडक्टर में जंप लें, उसी तरह हम बैटरी स्टोरेज में जंप लें, उसी तरह हम लार्ज स्केल और साइज, जिस तरह से हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। देखिए ना, आप बड़ी बड़ी कंपनियां आई, जियो आया, एयरटेल आया, उन्होंने जब साइज और स्केल लाए तो हम जो मोबाइल यूज करते हैं उसका डेटा कंजम्पशन बड़ा लो है, कॉस्ट, ऑपरेशन का कॉस्ट बड़ा लो है, और उस साइज और स्केल बहुत आवश्यक है इन सारे नए क्षेत्रों में, और वो इंडियन कंपनीज लाएंगी इन ड्यू कोर्स। एक चीज और जो कही जाती है कि चीन का मुकाबला हम मैन्युफैक्चरिंग में करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी नौकरियां बनाई, उनमें इतनी उन्नति हुई चीन की इकोनॉमी। क्या हमारा रास्ता चीन का रास्ता है कि हमने अपना कोई एक रास्ता चुना है? नहीं, देखिए, सब लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे। एक जमाने में यूएसए भी करता था, एक जमाने में यूरोप भी करता था, ये सब हाईटेक हुए। चाइना भी, उनकी इकोनॉमी अब हाई कॉस्ट इकोनॉमी बनती जा रही है, वो कई क्षेत्र छोड़ेंगे, वो भी हाईटेक में जाएंगे। हमें क्या करना है कि हम सीधे हाईटेक में जाएं, हम एक क्वांटम जंप लगा के जाएं, जैसे हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। हमें जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडिशनल रूट लें, हम अपना रोड निकालें, हम अपना पाथ निकालें कि हम
सर्विसेज सेक्टर में भी ग्रो करेंगे, हम हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रो करेंगे, हम अपना अर्बनाइजेशन भी स्मार्ट अर्बनाइजेशन करेंगे जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, और हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे आगे चल के। तो ये इंडिया का एक यूनिक मॉडल बन के निकलेगा, आवश्यक है। बिल्कुल, और इसी यूनिक मॉडल पे उम्मीद है, उम्मीद लाखों करोड़ों भारतीयों की कि उनके जीवन में उद्धार होगा। पिछले 10 साल में मोदी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग को लेके जो इतना काम किया गया है, और जब आप ये देखते हैं कि एयरपोर्ट बन रहा है, पोर्ट बन रहा है, सड़क बन रही है, तो ये सब उसके लिए ही है, क्योंकि कोई भी उद्यमी एक प्लांट लगा के जंगल में प्लांट लगाएगा और आसपास रास्ता भी नहीं होगा तो वो संभव नहीं है। अमिताभ कांत जी, आपने इस बड़े विषय पे बड़े संक्षेप में हमें एक जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इस बात की उम्मीद करते हुए हम ये आज इंटरव्यू समाप्त करेंगे कि आने वाले 10, 20, 30, 40 वर्ष में भी इसी प्रकार से देश तेजी से आगे बढ़ता जाए। आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।